अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। देखें कॉकरोच की ये डायग्राम दी गई है। तो आज हम देखेंगे कि कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होगी। सबसे पहले देख लेते हैं जी एक्सक्रीशन क्या होती है। एक्सक्रीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसकी बॉडी में जो अनवांटेड मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो किसके ज़रिए, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए वो बॉडी से यानी कि वो मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बॉडी में ऐसी कौन सी मशीनरी लगी है जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देगी। देखिए बेटा, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर किडनी मौजूद है। किडनी का क्या फंक्शन होता है? बॉडी से अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करता। तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल जाता है वो किडनी के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होती है। अब इनके अंदर किडनी तो मौजूद नहीं है, तो इनमें एक खास किस्म के स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब कॉकरोच की क्लास कौन सी होती है? अगर क्लास की हम बात करें तो ये इंसेक्ट है। क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक रखते हैं। और इसी तरह कॉकरोच का किंगडम क्या होगा? किंगडम इनका एनिमीलिया होता है। कॉकरोच को बेटा लाल बेग भी कहते हैं। आपने देखा होगा ये रेड शक्ल का होता है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जी इसकी लोकेशन क्या होती है, यानी कि ये कॉकरोच हमको कहाँ पर मिलेगा। क्या कॉकरोच हवा के अंदर होता है? क्या कॉकरोच पानी के अंदर रहता है? क्या कॉकरोच ज़मीन के ऊपर पाया जाता है? अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें, इसके हैबिटेट की बात करें, इसके रहने की जगह की बात करें, तो ये बेटा टेरेस्ट्रियल एरिया में पाया जाता है। अब टेरेस्ट्रियल एरिया कौन सा होता है? यानी कि जो खुश्की वाला एरिया हो उसको टेरेस्ट्रियल एरिया कहते हैं। यानी कि ये ड्राई लैंड के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर आप अपने घरों पर भी देख सकते हैं, ये हमारे घरों में दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। और आसपास दूसरी जगहों पर भी इसको देखा जा सकता है। यानी कि इसका हैबिटेट लोकेशन ड्राई लैंड है। इसी तरह ये वाटर डेफिशिएंसी को भी फेस करता है। उसकी ये वजह है क्योंकि ये खुश्की के ऊपर पाया जाता है, तो पानी की कमी का इसको सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये समंदरों के अंदर तो नहीं रहता कि इसके अंदर पानी की मिकदार वाफर हो, हर वक्त इसको पानी मिल जाए। इसकी अगर हम बॉडी की बात करें, सेगमेंटेड होती है। अब सेगमेंटेड से मुराद पीसेस, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े। अगर हम इस बॉडी के ऊपर गौर करें बेटा, ये आपको एक सेगमेंट नजर आ रहा है। ऊपर भी एक सेगमेंट नजर आ रहा है, नीचे भी सेगमेंट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है, यहाँ पर भी सेगमेंट बना है। तो पूरी बॉडी एक सेगमेंटेड शेप में है। ये ऐसे नजर आता है कि इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे कट बने हुए हों, छोटे छोटे उसके पीस बने हुए हों। कॉकरोच आर्थ्रोपोड है। अब आर्थ्रोपोड से क्या मुराद? अब आर्थ्रोपोड का लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। आर्थ्रोपोड को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, तो ये टूट जाएगा आर्थ्रो एंड पोड्स। अब आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोड्स कहते हैं लेग्स को। यानी कॉकरोच ज्वाइंटेड लेग्स वाला है, इसको इस वजह से हम आर्थ्रोपोड कहते हैं। ज्वाइंटेड लेग से मुराद यानी कि इसकी टांगों में डिफरेंट जोड़ होते हैं, मुख्तलिफ जोड़ देखे गए हैं। अब इसकी बॉडी ज्वाइंटेड लेग्स वाली किस तरह है? अगर हम यहाँ पर गौर करें बेटा, ये आपको लेग्स नजर आ रही है, ये उसकी टांगे नजर आ रही हैं। यहाँ पर अगर हम थोड़ा गौर करें बेटा, ये उसके अंदर एक बूंद मौजूद है यहाँ तक, नेक्स्ट बूंद यहाँ तक, और बूंद यहाँ तक मौजूद है। अब ये बूंद यहाँ तक जो मौजूद है, यहाँ पर कट होगा, ज्वाइंट होगा। इसी तरह यहाँ पर दूसरी बूंद मौजूद है, यहाँ पर भी ज्वाइंट होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ज्वाइंट होगा। यानी कि दो बोन जहां पर मिल रही होंगी वहां पर ज्वाइंट बन जाएगा, वहां पर जोड़ बन जाएगा। इसकी काफी टांगे होती है बेटा, और ये सारी टांगे जोड़दार होती है, इस वजह से हम इसको ज्वाइंटेड लेग्स वाला कहते हैं। यहाँ पर भी जोड़ नजर आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट है मालपीजियन टेब्यूल्स। अब मालपीजियन टेब्यूल्स क्या होती है? ये मालपीजियन टेब्यूल्स इसकी बॉडी में कहाँ पर मौजूद होती हैं और उनका फंक्शन क्या होगा? मालपीजियन टेब्यूल की शेप क्या होगी? मालपीजियन ट्यूब्यूल बॉडी में मौजूद है, ये कोई ना कोई फंक्शन तो कर रही है ना। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर हम यहाँ इसकी बॉडी के अंदर गौर करें तो आपको ये ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इनको हम कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का जो फर्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। अब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्होंने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के बाद बॉडी से बाहर फेंकना है। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। सिमिलरली मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सटेंशंस।
एक्सटेंशन कहते हैं बढ़ी हुई चीजें, लंबूतरी। और इसके साथ साथ ये अपेंडेजेस भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सटेंशन है, यानी कि ये बढ़े हुए लंबे लंबे हिस्से हैं, और इनको अपेंडेजेस भी हम कह सकते हैं। अपेंडेजेस एंड एक्सटेंशन से ये मुराद, यानी कि मिसाल के तौर पर ये कोई पॉइंट है और उससे मुख्तलिफ धागे निकल रहे हो या कोई भी स्ट्रक्चर निकल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन या फिर अपेंडेजेस। क्योंकि ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मालपीजियन ट्यूब्यूल इस पॉइंट से निकल रहे हैं ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब थ्रेड कहते हैं धागे को बेटा, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक क्लस्टर की शक्ल में मौजूद है। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, यानी कि जिस तरह कोई बालों का गुच्छा होता है, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स भी एक तरह का क्लस्टर की शेप में मौजूद है। एंड दीज आर सस्पेंडेड इन द बॉडी। अब सस्पेंडेड का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि बॉडी के अंदर लटक रहा होना, यानी कि उसके जो गुच्छे मौजूद हैं, यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल हम देख रहे हैं सस्पेंडेड है, बॉडी के अंदर मौजूद है, लटके हुए हैं। अगर हम इसकी बॉडी के सेंटर में गौर करें, आपको एक पाइप नजर आ रहा है, ज़ेग-ज़ाई का एक पाइप नजर आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड कैनाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि कॉकरोच की ये खुराक की नाली है, जो माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पे ख़त्म हो रही है। ये यहाँ पर माउथ होगा, माउथ के बाद जो स्टार्ट वाला पोर्शन होगा ये फूला हुआ, इस आप देख सकते हैं एक एक्सपेंडेड जो एरिया है, इसको हम कहते हैं फोर गट। गट मीन फूड पाइप, खुराक की नाली। फोर का मतलब होता है सबसे पहले वाला, तो यानी कि ये सबसे पहले पोर्शन मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे फोर गट। यानी खुराक की नाली का सबसे पहला जो हिस्सा है उसको फोर गट कहेंगे। फोर गट बेटा यहाँ पर ख़त्म हो रही होगी, तो वहाँ से थ्रेड लाइक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे गैस्ट्रिक सीका। और ये गैस्ट्रिक सीका हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, क्योंकि इनका ताल्लुक है फूड की डाइजेशन से, तो हमने पढ़ना है कि एक्सक्रीशन किस तरह होती है। फोर गट के बाद अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा नैरो हो गया है, और मज़ीद आगे देखें तो ये दोबारा एक्सपेंड हो गया है। ये नाली दोबारा फूल रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो इसको हम अब कहेंगे मिड गट। अब मिड का मतलब होता है मिडल, क्योंकि ये जो खुराक की नाली है इसको हम मिड गट कहेंगे, क्योंकि ये सेंटर में मौजूद है। मिड गट दोबारा एंड पे देखें तो ये दोबारा नैरो हो गया है, शार्ट हो गया है, इसकी जो डायामीटर है वो थोड़ा हो गया है। इसी तरह मिड गट के बाद दोबारा हम देखें तो ये पोर्शन दोबारा फूला हुआ हमको नजर आ रहा है, ये एक्सपेंड हो गया है दोबारा, तो इस पोर्शन को हम कहेंगे हाइंड गट। वैसे हाइंड का जो लिटरल मीनिंग है, हाइंड का मतलब होता है पीछे की तरफ, यानी कि ये स्ट्रक्चर अब आखिर की तरफ मौजूद है, पोस्टीरियर रीजन में मौजूद है, पीछे की तरफ मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे हाइंड गट। इसी तरह हाइंड गट के बाद कोलन होगा, ये जैग जैग जो आप देख रहे हैं ये ट्यूब, और इसके बाद क्या होगा, रेक्टम होता है, और सबसे आखिर में एनस होती है। तो इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का हम ओरिजिन देखने की कोशिश करते हैं, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ से निकल रही होती हैं। अब ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कॉकरोच के अंदर जो मालपीजियन ट्यूब्यूल का ओरिजिन है वो किस पॉइंट से, कहाँ से हो रहा है, यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल कहाँ से निकल रही हैं। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये मिड गट एंड हाइंड गट के बिटवीन होती हैं। तो आइए इन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की पोजीशन को यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर मौजूद है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये मिड गट है और ये हाइंड गट है। तो मिड गट और हाइंड गट के अगर दरमियान देखें, अब ये जो आपको नैरो ट्यूब नजर आ रही है इन दोनों के बिटवीन, तो यहाँ से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, जिनको हमने क्या कहा था, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो इसका मतलब हुआ मालपीजियन ट्यूब्यूल का ओरिजिन कौन सा है, मिड गट एंड हाइंड गट के दरमियान से, यानी कि ये निकलती है। और इन मालपीजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। अगर हम यहाँ पर गौर करें बेटा, तो इसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनस मटेरियल मौजूद होगा, तो वो नाइट्रोजिनस मटेरियल इन यानी कि मालपीजियन ट्यूब्यूल के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बॉडी से बाहर धकेल दिया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद, यानी कि जो ब्लड होगा वो आउटसाइड ऑफ ब्लड वेसल मूवमेंट करेगा, यानी कि कॉकरोच की बॉडी में कोई ब्लड वेसल नहीं होती, कोई आर्टरीज नहीं होती, कोई वेन्स नहीं होती, कोई पाइप ऐसे नहीं होते कि जिनके अंदर वो ब्लड फ्लो करे।
अब आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज ना होने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड डायरेक्ट मौजूद होगा। यहाँ पर देखें, अगर हम ब्लड को देखें, ये आपको पूरी एक कैविटी नजर आ रही है और यहाँ पर इसका ब्लड मौजूद है कॉकरोच का। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई ब्लड वेसल मौजूद नहीं है जिसके अंदर वो ब्लड मूवमेंट करे। यहाँ पर ब्लड उसका बॉडी के अंदर टिश्यू को डायरेक्ट बाथ कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है। और इसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं, यानी कि ये जो सारा अंदर फ्लूइड मौजूद है इसको हीमोलिम्फ कहेंगे। हीम कहते हैं ब्लड को एंड लिम्फ कहते हैं फ्लूइड को, यानी कि इसकी बॉडी में ये ब्लड फ्लूइड मौजूद है। और ये इसका जो खून होता है बेटा वो कलरलेस होता है, उसका कोई खास रंग नहीं होता, बेरंग होता है। यानी इसकी बॉडी के अंदर बेरंग फ्लूइड मौजूद होगा, यानी कि कलरलेस ब्लड मौजूद होगा। उस कलरलेस ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहेंगे। कॉकरोच टू सिस्टम लिंक्ड होता है, यानी कि इसके अंदर टू सिस्टम होंगे और वो आपस में लिंक्ड होंगे, आपस के में अटैचमेंट के साथ होंगे। और वो टू सिस्टम कौन से हैं? एक है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कॉकरोच की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में अटैच होंगे। तो आइए इसकी अटैचमेंट को देखने की हम कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ के बाद कौन सी चीज मौजूद है? फोर गट, फिर मिड गट, इसके बाद हाइंड गट एंड कोलन, फिर रेक्टम मौजूद है और आखिर में एनस मौजूद है। तो ये आपको जो ब्लैक ज़िग-ज़ैग पाइप नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फूड पाइप, या फिर इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। और ये सेंट्रल डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ अटैचमेंट पे है। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहाँ पर मौजूद है? ये जो आपको मालपीजियन टेब्यूल, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये देखें यहाँ से निकल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। यहाँ पर वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि जो इसका ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच है। अब हम देखते हैं कि जी मैकेनिज्म क्या होगा, जो तरीकाकार होगा वो किस तरह होगा। यानी कि जो इसकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, और इसके साथ जो साल्ट वगैरह अंदर बॉडी में मौजूद होंगे हीमोलिम्फ के अंदर, तो वो किस तरीके से रिमूव आउट होंगे, इस मेथड को ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, हीमोलिम्फ कंटेन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल एंड साल्ट्स। यानी कि हीमोलिम्फ के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होगा और साल्ट होंगे। देखिए, ये जो हीमोलिम्फ पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, मतलब ये जो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट और साल्ट डिजॉल्व होंगे, अंदर मौजूद होंगे। तो इस हीमोलिम्फ से यानी कि साल्ट एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को किस तरह हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल एंड साल्ट को निकालने के लिए हमारे पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये यहाँ से निकाल कर अपने अंदर ले आएंगे। क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी के अंदर इस तरह मौजूद है और वो क्या करेंगे, पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करेंगे। और इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एपिथेलियल लाइनिंग में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि एपिथेलियल लाइनिंग इसकी बॉडी में कहाँ पर मौजूद है। देखिए बेटा, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब मालपीजियन ट्यूब्यूल मौजूद है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अंदर ही एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पर आप इस ट्यूब्स को आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब है ना बेटा मालपीजियन ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर जो इसकी अंदरूनी लाइनिंग है, तो यहाँ पर मतलब एपिथेलियल सेल्स मौजूद होंगे। यानी कि यहाँ से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है और उसके साथ जो साल्ट होंगे वो एपिथेलियल लाइनिंग में सबसे पहले आ जाएंगे। अब एपिथेलियल लाइनिंग के बाद क्या होगा, ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन में आ जाएंगे। अब ल्यूमन कहते हैं बेटा कैविटी को। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि ल्यूमन कहाँ पर मौजूद है। ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है इसके अंदर बेटा खला मौजूद है ना, तो इसको हम कहेंगे ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है कैविटी। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल और साल्ट सबसे पहले इसकी जो लाइनें होगी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद ये अंदरूनी कैविटी में आ जाएंगे। यानी कि ये जो ट्यूब है ना उसके अंदर वाला खला है उस ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे। अब ये साल्ट एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हर ट्यूब के अंदर आ जाएंगे बेटा, हर ट्यूब में ये फिल्ड हो जाएंगे, हर ट्यूब में भर जाएंगे। तो ये सारी ट्यूब्स नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल से फुल हो जाएंगी। अब पूरी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट होने के बाद यहाँ इसके अंदर भर गया है, तो अब बॉडी से आगे इसको भेजना है।
ट्यूब्यूल्स की ल्यूमन में आने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो मजीद कहाँ पर जाएगा, हाइंड गट में आ जाएगा। तो हाइंड गट कहाँ पर मौजूद है, ये देखें, ये आपको हाइंड गट नज़र आ रही है। यानी कि इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल इन ट्यूब्स के अंदर इकट्ठा हुआ था, तो वो वेस्ट मटेरियल यानी कि नाइट्रोजीनस जो वेस्ट मटेरियल होगा और इसके साथ जो सॉल्ट्स होंगे वो किस में आ जाएंगे, हाइंड गट में यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो हाइंड गट के बाद नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे रेक्टम की तरफ। यानी कि यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कोलन से गुजरता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। अब वेस्ट मटेरियल जब रेक्टम के अंदर आ जाएगा तो इसमें सॉल्ट एंड वाटर को दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब वेस्ट मटेरियल जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो इसके अंदर एक और फंक्शन भी होगा रेक्टम के अंदर, वो क्या होगा, तो अब रेक्टम में जो फंक्शन होगा वो ये होगा कि सॉल्ट्स को रिमूव कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ वाटर को भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि जो इसेंशियल साल्ट होंगे बेटा वो दोबारा बॉडी के अंदर भेज दिए जाएंगे और इसी तरह वाटर को निकाल कर दोबारा हीमोलिम्फ के अंदर डाल दिया जाएगा, यानी कि बॉडी में वापस भेज दिया जाएगा और रेक्टम में वो सॉलिड वेस्ट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो बड़ा सख्त हो जाएगा। और वो वेस्ट मटेरियल सख्त क्यों हो जाएगा, उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है क्योंकि यहाँ से हमने पानी को भी रिमूव कर दिया और साल्ट को भी दोबारा यानी कि बॉडी में भेज दिया। यानी कि पानी और साल्ट जब रिमूव कर दिया जाएंगे दोबारा वापस भेज दिए जाएंगे बॉडी में, तो ऑटोमेटिक ये मटेरियल यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सख्त हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और वो सॉलिड वेस्ट जो होगा वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा। उस सॉलिड सख्त मटेरियल को हम यूरिक एसिड कहेंगे और उस यूरिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन की काफ़ी मिकदार होगी और उसको हम कहेंगे कि जी वो नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल हमारे पास मौजूद है और वो क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। क्रिस्टल किस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बेटा स्ट्रक्चर बने हुए हैं इस तरह, हाँ, इनको हम कहते हैं क्रिस्टल। ये ऐसे इलांगेटेड स्ट्रक्चर हो गए, यानी कि ये जो वेस्ट मटेरियल होगा ऐसे इलांगेटेड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल। अब वो क्रिस्टल एनस के थ्रू यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होगा ऐसे बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर भेज दिया जाएगा, किसकी शेप में, क्रिस्टल की शेप में। ये आपको क्रिस्टल नजर आ रहे हैं। और इसी तरह ये जो कॉकरोच है सक्सेसफुल एनिमल कहलाते हैं, सक्सेसफुल इंसेक्ट कहलाते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है दे कैन लिव इन हाई वाटर शॉर्टेज। यानी कि जब इनको पानी की कमी का सामना करना पड़े तब भी यानी कि उसको ये फेस कर जाते हैं और सरवाइव कर जाते हैं। यानी कि खुश्की के ऊपर रहने वाला ये सक्सेसफुल जानदार है।